हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप लोग। खैर वाफियत से हैं। चलिए आज का हमारा क्लास आज हम लोग क्लास करने वाले हैं बिहार स्टेट फेज 2 का। आज बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्लास है हमारे लिए। जिस क्लास के इंतज़ार हम सारे लोग जिस क्लास के इंतज़ार कर रहे थे, आज का वो क्लास हमारे लिए आ गया। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इसको ऑलरेडी ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से समझना होगा। 5 नंबर यहाँ से भी बनते हैं, जो ऑलरेडी आप पहले से जान रहे थे, जिसके बारे में लोग पहले से बात कर रहे थे। तो देखिए मैंने लिख रखा है आपके सामने में मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन की तारीफ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग सारे लोग ये बता दो, आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें डन हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्लास को लेकर के चलते हैं। हमारा क्लास, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, यूजीसी नेट के लिए भी क्लास चलाए जा रहे हैं। दिसंबर 2025 जेआरएफ कर लीजिए पक्का इस बार। और उसके बाद मुआविन उर्दू मुतरज्जिम, जिसको उर्दू ट्रांसलेटर वैकेंसी के नाम से जानते हैं, उसका भी क्लास चलाए जा रहे हैं, जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और हमारा ये क्लास बिहार स्टेट, बिहार सरकार की तरफ से जो वैकेंसी आई है टीचरों के लिए, तो आपके लिए उसके लिए भी ये क्लास है। जल्दी से जो बच्चे बीएड डीएलएड कर चुके हैं वो सारे लोग जुड़िए जल्दी जल्दी क्लास में और क्लास का फ़ायदा उठाइए। आज का ये हमारा क्लास राउंड अबाउट 15वां या 16वां होगा। बिहार स्टेट का जो न्यू बच्चे, जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि जाइए MS उर्दू एकेडमी क्लास, दैट इज़ द चैनल नेम। इस चैनल पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके प्ले लिस्ट में सारा का सारा वीडियो डाला हुआ है। आप जिसका तैयारी कर रहे हैं, मुआविन उर्दू मुतरज्जिम की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर ये बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है। 1 नंबर 2 नंबर करके आप सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तैयारी कीजिए जमा करके। कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को आप हल्का में ना लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको सफलता मिल जाती है। फिर उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, इट डजंट मैटर। लेकिन जो अगर लगे हुए हैं तो मेहनत से पढ़ाई कर लीजिए। बिहार स्टेट वाले खास करके ये तवज्जो देंगे कि इनके लिए जो तैयारी 4 आ रही है ना, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके लिए क्लास इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आप स्टेट में बैठिएगा, उसके लिए भी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्टेट जब क्वालिफाई करके जाइएगा तो याद रखिएगा, बिहार का समझ लीजिए एक तरह से आखिरी वैकेंसी है तैयारी 4 के नाम से। इसमें आपके लिए जो बच्चे नहीं हुए हैं वो जल्दी से ज़्यादा मेहनत करके, ट्राई करके, कोशिश करके इसमें जल्दी से इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए, ताकि आपके ऊपर भी लेबल लग जाए बिहार टीचर्स का। अब उसके बाद अगर नहीं लगेगा तो फिर याद रखिएगा, इसके बाद कब वैकेंसी आएगी ये कोई नहीं बता सकता है, गॉड नोज। मालूम ही नहीं कि कब आने वाला अगला वैकेंसी होगा। तो ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सहायक उर्दू अनुवादक वालों, वो लोग भी, आप लोग भी तैयारी करते रहिए। आपकी भी वैकेंसी के बारे में गाहे बगाहे इंफॉर्मेशन देता ही रहता हूँ। और यूजीसी नेट, इसकी तो तैयारी चल ही रही है। और ये ऐसा एग्जाम है जो साल में 2 बार होता ही होता है। अगर उसकी तैयारी करनी है तो उसकी भी तैयारी में आप प्रॉपर लगे रहिए। बस हमारा क्लास वहाँ पे भी आने ही वाला है, आने वाला नहीं बल्कि चल रहा है। तो चलिए आज का हम क्लास देखते हैं। जो हम लोग बात करने वाले हैं, बिहार स्टेट फेज 2, मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन की तारीफ। मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन की तारीफ याद रखिएगा, सिंध की ये जमा है असनाफ। मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन की तारीफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मरसिया, कसीदा, गज़ल, नज़्म। आज़ाद नज़्म क्या होता है, नज़्म मुअर्रा क्या होता है, इसी तरह रुबाई क्या होता है और मुसल्लस क्या होता है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके रोशनी डालने वाले हैं, समझने वाले हैं। इंशाल्लाह यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठेगा तो इंशाल्लाह हम लोग आसानी से कर जाएंगे। बशर्ते कि आप लोग क्लास रोजाना का वाच किए होंगे। मेरा पूरा स्टेट वालों के लिए खास करके खुशखबरी है कि इनका पूरा का पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है प्ले लिस्ट में। आप जाकर के मुकम्मल तरीके से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, वहाँ से प्रॉपर तैयारी हो जाएगी आपकी। देखते हैं, हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है, इसमें तरतीब मैंने नहीं दे रखा है, तरतीब ज़रूरी नहीं है, बस याद रखिएगा एक एक करके सारी चीज़ों को
ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बात कर रखे थे कि ये जितने भी मैंने लिख रखा है सामने में, मरसिया, कसीदा, गज़ल, नज़म, आज़ाद नज़म, मुअर्रा या फिर रुबाई या मुसल्लस, याद रखिएगा ये असनाफ़ सुगुन किसके हैं, तो याद रखिएगा सब शेरी असनाफ हैं, ये सारे के सारे शेरी असनाफ हैं। अब ये शेरी असनाफ में कौन क्या होता है, किसका कैसे किसको आप कैसे पहचानते हो, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दैट दिस वन इज नज़म, दिस वन इज मरसिया, इसको कैसे आप पहचानोगे। तो उसकी जब तक कि हम लोग तारीफ नहीं समझेंगे, जब तक कि उसके बारे में नहीं समझेंगे, तो शेर पढ़ करके ये समझ में नहीं आ पाएगा कि ये नज़म का शेर है, कि गज़ल का है, कि कसीदे का है। तो इसी को समझने के लिए मैंने एक एक करके सारी चीज़ों सारे की तारीफ में लेकर के आया हूँ। एक एक करके सारे को देखिए ज़रा गौर से। तो मैंने दिया नज़्म की शनाख्त। सबसे पहले मैंने शुरू किया नज़्म की शनाख्त। पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा साथ में, जो भी नहीं समझ में आया लिख लीजिएगा फौरन। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, तो नज़्म जो वर्ड है हमारा, ये अरबी ज़बान से लिया गया है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कहाँ से? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना होता है पिरोना या मोतियों को धागे में बुनना। मोतियों को धागे में बुनना, इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? मतलब ये है, आप लोग घर वगैरह में देखे होंगे, मस्जिदों में देखते हैं कि ये तस्बीह वगैरह जो होती है ना, तस्बीह, तो आप देखे होंगे कि एक ही धागे में कुछ दाने पिरो दिए जाते हैं। उसी के बारे में बता रहा कि जिसके माना होता है पिरोना या फिर मोतियों को धागे में बुनना। तो मोतियों को धागे में बुनना तस्बीह आप देखे हैं, उसी की बात कर रही है। किसी खास मौजू पर जब तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख्याल करने को नज़्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी खास मौजू पर, किसी खास मौजू पर जब हम बात करते हैं और तसलसल मुसलसल उसी ज़िम्न में हम बात करते हैं, और एक हमारा अंदाज जो होता है वो अशार वाला अंदाज होता है, वो शेरी वाला अंदाज होता है, तो उसी को हम नज़्म कहते हैं। किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ अशार की सूरत में किसी चीज़ को सामने रखना, इजहार ख्याल करना, यही हमारा नज़्म होता है। ये बात समझ में आए? जैसे मान के चलो किसी भी शायर को आप ले लीजिए जो नज़्म निगार हैं, जैसे आप बात कर लीजिए नज़ीर अकबर आबादी की, आप बात कर लीजिए इनका डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का, आप बात कर लीजिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का, अल्ताफ़ हुसैन हाली का। तो इनकी अगर शायरी आप पढ़ोगे, ये जितने हैं ये नज़्म निगार शायर हैं, नज़्मगो शायर हैं। मतलब इन्होंने अपने ज़माने में जितने भी अशार लिखे हैं ना, इनके सारे नज़्म को या फिर इनके सारे अशार को नज़्म की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये ध्यान में बात रखिएगा। कुछ लोग गज़ल गो शायर हैं, और गज़ल गो होने के साथ साथ वो नज़्म निगार भी हैं। जैसे नज़ीर अकबर आबादी की अगर हम बात करें तो ये प्योर नज़्म निगार हैं। अल्लामा इकबाल की बात किया जाए या फिर इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, उनकी अगर बात कर लें तो ये सारे के सारे जितने, जैसे आप बात कर लें कलीम आजिज साहब के बारे में, तो कुछ नज़्म भी इन्होंने पढ़ा है, कुछ नज़्म भी इन्होंने लिखा है, और कुछ गज़ल भी इन्होंने कही है। तो याद रखिएगा बहुत सारे शोरा ऐसे होते हैं जो मतलब दोनों में, और बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो ऑलरेडी या तो उन्होंने नज़्म कहा है या गज़ल को पसंद किया है, तो उनका अंदाज़ तकल्लुम बात करने का अपना अपना अलग अलग है। तो देखिए नज़्म में एक से ज़्यादा मौजू हो सकता है, इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। नज़्म में एक से ज़्यादा मौजू हो सकते हैं, मतलब अधिक हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें। जैसे मान के चलो कोई शायर है, अपने शेरी असनाफ को पेश करना चाहता है और उसने मौजू बनाया है मान लीजिए सितारे को, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सितारे को। अब वो इसी के इशारे में या फिर इसी को अपना आधार मान करके, इसी को बुनियाद बना करके वो जितने भी अशार पढ़ेंगे ना, वो सारे अशार के अंदर वो सितारे को ही ऑलरेडी इशारा बनाएंगे, सितारे के ही बारे में वो बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा इसी के ज़िम्न में वो और भी कई चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे चांद है, सूरज है, ज़मीन है, आसमान है, इन सारी चीज़ों को ले लेंगे। लेकिन उनका कहने का जो मतलब होगा वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि वो सितारों पे ही बात करने वाले हैं। वही चीज़ को ये कह रहा है कि ज़्यादा मौजू तो हो सकते हैं, मौजू अधिक हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक बुनियादी मौजू के तहत मुंसलिक होकर के आए, मतलब एक दूसरे से मुंसलिक हो जाएंगे। अभी क्या मैंने बताया
कि आपके पास मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि आपके पास अलग अलग तरीके का दाना है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कुछ लकड़ी का दाना आपके पास, कुछ चांदी का है, अलग अलग तरीके का, या फिर कलर में अलग अलग है, जैसे कुछ येलो है, कुछ ब्लू है, कुछ स्काई कलर है, कुछ वाइट है, कोई ब्लैक है, इस तरह के हैं। लेकिन सारे को एक ही धागे में पिरो देना है। क्या करना है? सारे को एक ही धागे में पिरो देना है। जब एक ही धागे में पिरो देंगे तो एक ही चीज का वो सारी चीजें हो जाएंगी, एक ही चीज में वो आ गए, कोई बड़ा है कोई छोटा है। उसी चीज को ये समझाना चाह रहा कि मौजू जो होंगे ना वो अलग अलग तरीके का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मौजू जो होगा अलग अलग तरीके का हम ले सकते हैं, लेकिन कहने का जो मतलब होगा, जो हमारा कहने का लबोलुबाब होंगे वो सेम होगा, उसी पर आधारित होगा। हम कहीं ना कहीं बात लेकर के चांद की तरफ जाएंगे, लेकिन हमारा कहने का बात जो असल होगा वो सितारों की ही तरफ आने वाले हैं। यह चीज को ये समझाना चाह रहा आपको कि नज्म का एक मरकजी मतलब मेन, यहाँ ले लीजिए, मरकजी मतलब मेन। मैंने किसी चीज को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मुजरिम को लिया, एक एग्जांपल लो, मैंने एक अपराधी को लिया, तो मेरा जो मकसद है सब कुछ कहने का, हम उसी के बारे में कहने वाले हैं। किसके बारे में? मुजरिम के बारे में ही कहने वाले हैं हम। लेकिन जो चीज हम कहने जा रहे हैं, जो चीज हम कह रहे हैं, वो जो हमारी चीजें हैं ना, वो ध्यान में रखिएगा, वो हमारी कहीं ना कहीं, उसके अलावा जैसे हम पुलिस की बात कर लें, स्टेशन की बात कर लें, इन सारी चीजों की जो हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन हमारा कहने का जो मेन मकसद है वो हमारा क्या है? वही है, चोर ही है, अपराधी है, मुजरिम ही है। यही बात को ये समझाना चाह रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बुनियादी मौजू के तहत मुंसलिक होते हैं। आगे देखिए, नज्म का एक मरकजी ख्याल होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज्म का ताना बाना बुना जाता है। अभी मैंने वही चीज को समझाया, वही चीज को मैंने अभी आपको बताया। अब देखो आगे में क्या बोलना। अब दो चीजें हैं। देखो नज्म के बारे में है ने, असल जो है वहाँ पे आजाद नज्म के बारे में, और इसी तरह आपका मुअर्रा नज्म के बारे में, इन दोनों नज्म के बारे में बात हुई है। तो ये बात समझिएगा जरा गौर से, आजाद नज्म किसे कहते हैं और मुअर्रा नज्म किसे कहते हैं, इन दोनों को जरा सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा। तो आजाद नज्म उस नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं की जाती है, जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं की जाती। और काफिया और रदीफ के बारे में आपको मुकम्मल तरीके से मैंने पढ़ाया है। इससे पहले वाला क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर वॉच कीजिएगा। मैंने वहां पर आपको बताया कि काफिया और रदीफ क्या होता है, मुकम्मल तरीके से एक मखसूस अंदाज में एक शॉर्ट वीडियोस के साथ एक मुख्तसर सा वीडियो था, उसमें मैंने ऑलरेडी काफिया और रदीफ को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो को जाकर के आप देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। आजाद नज्म उस नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी नहीं की जाती है। मतलब उसमें एक बात याद रखिएगा, आगे देखते हैं तो समझ में आएगा। इसमें बहर वजन की पाबंदी की जाती है, लेकिन अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती है, जिसकी वजह से इन्हीं वजह से ऐसा होता है कि जो हमारे जो शेर के मिसरे होते हैं ना, वो बड़े और छोटे हो जाते हैं। मतलब कहीं बड़ा हो जाता है, कहीं छोटा हो जाता है। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मिसरा जो होता है कहीं लंबा कहीं छोटा हो जाता है। ये आजाद नज्म का रूल है, आजाद नज्म के बारे में, जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं करते हैं। बाहर और वजन की पाबंदी तो की जाती है। बाहर और वजन क्या होते हैं ये भी मैंने ऑलरेडी पहले बताया है, ऑलरेडी आप जाकर के देखिएगा तो समझ में आएगा। पाबंदी तो होती है, लेकिन अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती, जिसकी वजह से मिसरे हमारे जो होते हैं वो छोटे और बड़े हो जाते हैं। आप इसको समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए, इतना ही स्टेट वालों के लिए इतना ही बन करके आएगा। आप ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके लिए इतना ही आएगा। आप इतना ही ध्यान में रखिएगा बात को। एक मिनट, जहन में आपको यही बात रखनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आजाद नज्म जो होता है जिसमें, और यही आपसे पूछा भी जाएगा, काफिया और रदीफ का पाबंदी नहीं की जाती है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी शेर के साथ मैंने आपको सारी चीजें समझाई थी, वो ध्यान में रखिएगा तो आपको याद रहेगा, और जाकर के वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। नज्म मुअर्रा,
नज्म एक होता है आज़ाद नज्म और एक होता है पाबंद नज्म। पाबंद नज्म क्या होते हैं वो ऑलरेडी आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं नहीं। और अगर आप एक्साइटेडमेंट है आपके अंदर की वो भी हम जान लें तो आप यूजीसी नेट वाला जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें आकर के देख लीजिएगा। वहाँ पे पूरे नज्म का डिटेल्स मैंने बता रखा है, सारी चीज़ों का मैंने डिटेल में बताया है। नज्म मुअर्रा उस नज्म को कहते हैं जिसमें काफिया की पाबंदी नहीं की जाती है लेकिन बाहर के मुकर्रर औज़ान इस्तेमाल किए जाते हैं। आम लफ्ज़ों में अगर कह दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि नज़्म मुअर्रा वो होता है जो बिला काफिया हो। मतलब ये समझ में आए कि रदीफ होना चाहिए, रदीफ होगा लेकिन काफिया नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इस नज़्म को कहते हैं, आपको लिख लेना है, ये पॉइंट लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ। उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफिया की पाबंदी नहीं की जाती है लेकिन बाहर के मुकर्रर औज़ान इस्तेमाल किए जाते हैं। आम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो बिला काफिया जो नज़्म होता है उसी को हम नज़्म मुअर्रा कहते हैं। क्या होता है? नज़्म मुअर्रा कहते हैं। और नज़्म मुअर्रा के अलावा अब याद रखिएगा इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, नज़्म खस्सी के नाम से। ये गैर खस्सी क्या होता है, खस्सी क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है। आपको जो बताया जा रहा है इतना ही आपके लिए एनफ है, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ये इतना आप जान जाइएगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी बात। तो आई थिंक आपको नज़्म के बारे में मुकम्मल तरीके से बात समझ में आ गई होगी। आपको जो पॉइंटेड बात याद रखना वो यही रखना है कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ये, जिसके माना पिरोना, मोतियों को एक साथ लेकर के आ जाना, ये बात कर लीजिए। तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख्याल को जाहिर करना होता है इसके अंदर, मतलब एक लंबी फहरिस्त की तरह चले आते हैं और एक तसलसल के साथ बात होती है। और उसमें याद रखिएगा मुख्तलिफ मौजू होते हैं लेकिन मुख्तलिफ मौजू होने के साथ साथ जिस मौजू का मैंने मरकज़ बना रखा है उसी के ज़िम्न में सारी चीज़ें घूम फिर करके आती रहती हैं। ये पॉइंट हमको याद रखना है। आज़ाद नज़्म के बारे में मैंने बताया कि आज़ाद नज़्म जो होते हैं वो ऑलरेडी क्या करते हैं, काफिया और रदीफ का पाबंद नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। इसी वजह से औज़ान बहर को तो फॉलो करते हैं, मानते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो मुतय्यन नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, मिसरा हमारा लंबा और छोटा हो जाता है। अगर इसकी मौजूद अगर माना जाए आज़ाद नज़्म को सबसे ज़्यादा किसने ऑलरेडी तरक्की दी, तो अगर इनकी बात कीजिएगा तो वो नून मिम राशिद थे, जिनका असल नाम क्या था वो आपको बताना है कमेंट करके। उनका असल नाम क्या था वो आपको कमेंट करके बताना है कि उनका असल नाम क्या था, ये बात आपको बतानी है। और उसके बाद हमारा नज़्म मुअर्रा है। उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफिया की पाबंदी नहीं की जाती है लेकिन बाहर के मुकर्रर औज़ान इस्तेमाल किए जाते हैं। या फिर इनको दूसरी ज़बान में कह दीजिए कि नज़्म मुअर्रा वो होते हैं जो बिला काफिया होते हैं, मतलब काफिया नहीं होता उसमें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो हम लोग चलते हैं दूसरे वाले नज़्म के बाद देखते हैं आगे वाला क्या है। अब एक और सिंथे सुखन को हम लोग समझते हैं, जो हमारा है एक तरह से कह सकते हैं कसीदा। इससे पहले हम लोगों ने नज़्म के बारे में सीखा। नज़्म के बारे में मैंने कई चीज़ सीखा, नज़्म आज़ाद, नज़्म मुअर्रा, मतलब तीन चीज़ों को हमने सीखा है। नज़्म के बारे में सीखा, नज़्म आज़ाद नज़्म के बारे में, और नज़्म मुअर्रा। रहा कितना गया, मरसिया, कसीदा, मसनवी, रुबाई और मुसल्लस। तो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कसीदा को। कसीदा किसे कहते हैं? देखिए कसीदा कसद करना, ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान से इसे भी याद कीजिए, याद रखिएगा कि इसे लिया गया है अरबी ज़बान से। तो कसीदा का मतलब क्या होता है और कसीदा कहते किसे हैं, ज़रा से इनको कसीदा समझने के लिए और कसीदा को जानने के लिए दो शायर को हमेशा याद रखिएगा। एक है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनको आप याद रख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और दूसरे हैं ज़ौक़ इब्राहिम मसनवी, इनका इब्राहिम, ज़ौक़ मोहम्मद इब्राहिम, इनके बारे में ये दो नाम याद रखिएगा, ज़ौक़ मोहम्मद इब्राहिम। और एक है कसीदा गो शायर में मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये दोनों अशख़ास ऐसे हैं जो ऑलरेडी कसीदा के ही नाम से जाने जाते हैं। तो खैर वहाँ से हमारा तो क्वेश्चन बनता नहीं, जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो कसीदा की तारीफ के बारे में कि कसीदा कहते किसे हैं, कसीदा का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैंने लिखा है कसीदा
ये अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान से लिया गया है, अरबी जबान से अखज़ किया गया है, जिसका लुग़वी माना होता है मग़ज़े गलीज़ या गाढ़ा गुदा का। ये वाला पॉइंट हम लोगों को लिख लेना है, ये वाला पॉइंट हमें लिख लेना है, ताकि क्वेश्चन में कुछ उटपटांग चीज ही डाल करके लाता है। ऐसे कसीदा कसद ऐसा वर्ड दिख रहा हमको कि एक दूसरे से मुश्तक है ये अगर कह सकते हैं कसीदा जो है ये कसद से मुश्तक है, तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमारा दिमाग में रह सकता है, जिसके बारे में हम समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो मतलब मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा अलग लग रहे हैं, तो इसको अलग समझने के लिए, अलग देखने के लिए इनको याद कर लीजिएगा कि कसीदा ये अरबी जबान का लफ्ज है, और ये याद रखिएगा कि जिसका लुग़वी माना होता है मग़ज़े गलीज़ या फिर गाढ़ा गुदा का। अब आगे देखते हैं कसीदा। हालांकि कसीदा वो लफ्ज है जो कस्द से निकला है और जिसका मफ़हूम होता है इरादा करना, जिसका मतलब होता है इरादा करना। तो ये तो कॉमन है, जानती हैं हम लोग, पहले से भी जानते होंगे। कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहा जाता है, उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरा और बकिया अशआर के दूसरे मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो आपको समझना है, जो मैं आपको बताया ये याद रखिएगा। मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिस शेर के पहले दोनों मिसरा, मतलब जहां से आप इसको ये कह सकते हो मतले के शेर जो होते हैं ना, मतले के शेर जहां से अशार शुरू होते हैं, जहां से इब्तदा की जाती है, उनके दोनों मिसरे, ये याद रखिएगा, उनके दोनों मिसरे, और फिर उसके बाद कसीदे का जितना भी मिसरा आएगा उसका आखिरी वाला मिसरा, मतलब उसका दूसरा वाला मिसरा, पहला वाला मिसरा नहीं, पहला वाला मिसरा मतला का पहला वाला और दूसरा वाला, और उसके बाद जितने भी अशार आएंगे उसका दूसरा वाला मिसरा जो हो हमेशा क्या हो, काफिया और हम रदीफ हो, जिसमें मतलब ये याद रखिएगा कसीदे में क्या होता है, मदहो ज़म की बात होती है, वादो नसीहत की बात होती है, या फिर मुख्तलिफ कैफियत और हालात वगैरह बयान किए जाते हैं। अब थोड़ा कसीदा के बारे में समझने की कोशिश ये करें। ये कसीदा जो असल था ना, जैसे आप देखोगे हर एक असनाफ को उनसे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग मरसिया की बात करें, आगे पढ़ोगे, मसनवी की बात करें, इसी तरह कसीदा की बात करें, तो हर कोई एक याद रखिएगा एक न एक चीज़ों से कनेक्ट कर दिया गया। जैसे कसीदा की बात करो तो आज से कुछ साल पहले जब आप मुगलों की बात कर लो या फिर उनसे पहले जितने भी शासक थे, उनके दरबार में हुआ ये करता था कि बहुत सारे शोरा किराम को वो रखते थे, और जब वो रखते थे तो भाई उनको या तो उनकी तारीफ सुनने का ख्वाहिश होता था कि वो अपनी तारीफ सुने, या फिर वो आवाम के बारे में समझना और सुनना चाहते थे कि भाई आवाम के अंदर क्या मेरा मैसेज जा रहा है, क्या पैगाम जा रहा, या लोगों का नज़रिया मेरे प्रति कैसा है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए वो क्या करते थे, अपने क्या शोरा किराम को रखते थे। अब शायर लोग जो हुआ करते थे वो उनके के लिए कसीदा लिखा करते थे, और कसीदा जब लिखते थे तो कसीदा में कई चीज़ें हुआ करती थी। जैसे या तो होता है कि किसी बादशाह की तारीफ की पुल बांधी जा रही हो, मतलब जो है नहीं उससे ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि कसीदा एक तरह से इजाफी चीज़ों को, या फिर ये कह सकते हैं कि ज़्यादा दिखलावा वाली चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती है। मतलब इनसे ज़्यादा जितने भी शोरा किराम थे वो मुंह में मिट्ठू बनने के लिए कसीदा लिखा करते थे, और जो हुआ नहीं कर, जो होता नहीं था रियल में, उससे कहीं ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा करके बताया करते थे। या फिर क्या होता था कि उसी बादशाह की तौहीन मकसद हुआ करता था, मतलब ये करते थे उनका तारीफों करते थे, मधोजम करते थे, या फिर उनकी बुराइयां बयान करते थे, बुराइयां रखते थे कि आपके अंदर ये चीजें हैं, ये चीजें। तो कसीदा वहीं से चला आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो वो अशार के अंदर जब वो अपनी बात को रखा करते थे तो पहले हमदो सना तारीफ बयान करते थे, फिर उसके बाद वो सीरियल वाइज चलते थे, फिर उसके बाद वो बादशाह की तारीफ करते थे, फिर उसके बाद वो दुआ की तरफ जाते थे, मुद्दुआ की तरफ जाते थे। कसीदे का कितने जुज़ होते हैं, तो जुज़ से तो खैर क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रीवियस में क्वेश्चन देखा जाए तो वो जुज़ से क्वेश्चन नहीं बनता, और अगर बनता है तो याद रखिएगा हम लिखवा देंगे बराबर आपको। कसीदे का अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं, कसीदे का अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं ये बता दूंगा मैं आपको एक दिन का क्लास में, या फिर ऑलरेडी जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना
इन सब का अज्जाए तरकीबी क्या क्या है, ये सारी चीजें मैं एक दिन ऑलरेडी आपको बताने का कोशिश करूंगा। चलिए, तो कसीदा उस मुसलसल नज्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे, हमको यही याद रखना है, पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशार के दूसरा वाला मिसरा हम काफिया व हम रदीफ हों, जिसमें मदहो ज़म हो, किसी के तारीफ बड़ाई बयान की जा रही हो, वादो नसीहत हो, मतलब उनसे उन्हें कुछ लेसन सिखाया जा रहा हो, या फिर इसी तरह या मुख्तलिफ कैफियत व हालात वगैरह बयान किए जाते हों। कसीदे का पहला शेर जो होता है मतला कहलाता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ पे जो पॉइंटेड है, लेकिन कुछ अशार के बाद दरमियान में भी मतले कहे जा सकते हैं। मतलब एक बात याद रखिएगा, जो कसीदा है ना ये हमारा गजल की तरह या नज़्म की तरह या फिर और भी जो असनाफ सुखन होते हैं, जैसे कता हो गया, जैसे रुबाई हो गया, या फिर इसी तरह हमारे मसनवी और मरसी हो गए थे, ये मतलब मुख्तसर नहीं होता, मुख्तस नहीं होता है, काफी तवील होते हैं। तवील होने का मतलब ये है कि 10-10 पेज में लिखे जा रहे हैं, शायराना अंदाज होता है। लेकिन ये नसीहत करने का जो ये होता है तो एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ हुआ करता था, मतलब एक सफ़े के अंदर कई बातें, मतलब 10-10 सफ़ा में वो सारी चीज़ें बयान करना। तो यार वही चीज़ के बारे में बता रहा कि दरमियान में भी मतले लाए जा सकते हैं, दरमियान में भी उनकी बातों को करने के लिए मतलब, अब जैसे शुरू वाला मतला हुआ, फिर उसके बाद 2-4-10 लाइन और बोल दिया गया, फिर उसके बाद मतला लाया गया। इस तरह से अब देखो एक शर्त लगा दिया गया कि भाई आपका कितना लंबा हो, कसीदा कितना लंबा क्यों नहीं हो जाए। अब वो बोलना है कि बहुत ज्यादा लंबा हो, तो भी याद रखिएगा तवील कसीदों के अंदर, मतलब लंबे चौड़े जो कसीदे कहे जा रहे हैं उनमें याद रखिएगा मतलों की तादाद 5 तक चले जाते हैं। मतलब 5 तक क्या आप रख सकते हैं, गुंजाइश है कि 5 मतले आप कह सकते हैं एक कसीदे के अंदर। वो तवील कसीदे होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 10 लाइन का है आज इसमें 5 गो हम मतले ही डाल दें, नहीं, मतला का मतलब एक लंबा है, एक लंबा चौड़ा सा है, और वो उसमें हम 5 मताले को डाल सकते हैं। 2 मतलों, अब ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। 2 मतलों के कसीदे को, 2 मतलों वाले कसीदे को ज़ुल्मतलैन के नाम दिया गया है। क्या कहा गया है? ज़ुल्मतलैन। और ये ज़ुल्मतलैन, मतलैन अगर आप समझिएगा तो मतला से मतलैन है, ये अरबी का वर्ड है, तस्निया बना करके 2-2 का मतलब। और 2 से जब ज्यादा हो जाए, किसी कसीदे के अंदर 2 से ज्यादा हो जाए तो फिर उसको हम लोग ज़ुल्मताले कहते हैं। तो देखिए ना, मतला से मतलैन और मताले, मतला आपका वाहिद हो गया, मताले आपका जमा हो गया, और मतलैन ये तस्निया हो गया, अरबी का वर्ड है। तो ये याद रखिएगा, 2 मतलों के कसीदे को ज़ुल्मतलैन और 2 से ज्यादा हो तो ज़ुल्मताले कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कसीदा किसे कहते हैं और नज़्म किसे कहते हैं, ये बात ऑलरेडी आपके दिमाग में आ गई होगी। और अगर नहीं आई होगी तो आप एक बार और 2 बार वीडियो वॉच कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इंशाल्लाह 9-9:30 बजे रात वाली क्लास मिस ना करेंगे। यूजीसी नेट वाले जितने भी साथी हैं वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो 2 मैंने बताया ना, इनको ऑलरेडी पक्का देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और अपने साथियों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने हर चीज़ों के अंदर जहाँ पे आपको ज़राए पैदा हो रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी इसको लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी नोटिफिकेशन पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों को जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद वाला जो हमारा जनरल पेपर है उसको बस 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन का और क्लास रह गया, उसको करने के बाद इंशाल्लाह लेकर के आएंगे। कल के हम लोग क्लास में समझने वाले हैं मसनवी, मरसिया, और फिर ये दोनों रह गया हमारा रुबाई और मुसल्लस। इन चारों चीज़ों को कल के क्लास में इंशाल्लाह हम समझते हैं, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने पढ़ाया है ये आपके दिमाग में मुकम्मल तरीके से बैठ जाए, यही आपके लिए काफ़ी होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।